हेलो एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग मी लाइव। जल्दी से एक बार बता देंगे कि मैम आप ऑडिबल हो, विजिबल हो, लाइव हो, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लास। जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे बता देंगे, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीक्षा, शशि, प्रतिभा, नुसरत, नरेंद्र, शीतल, प्रिया, अयाज, नेहा, अर्चना। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को जो है, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में एज यूजुअल हमारा पेन कहाँ गया? एज यूजुअल हम लोग जो है प्रीवियस ईयर की जो है पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे बता देंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की क्लास में ज्योग्राफी करेंगे एंड उससे पहले बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी के जो लेटेस्ट सवाल हैं और बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप सब लोग रेडी हो तो एक बार जो है हम सब कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर हम यहाँ पर जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ तुम सारी जगह कनेक्टेड रह सकते हो, सो दैट एवरी टाइम यू हैव एनी डाउट तो आप आराम से इसको पूछ सकते हो और 99.9% में रिप्लाई कर ही देते हो। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज देखनी है कि कल हमने पॉलिटी का एक क्वेश्चन किया था जो कि बहुत ही डिबेटेबल एक टॉपिक है, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा का जो नंबर ऑफ सीट्स है वो काफी डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है। तो अब होता ये है कि कभी कभार जो एनसीईआरटी जो बहुत बार बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके पास पुरानी एनसीईआरटी होती है, लेकिन आप जब एनसीईआरटी डाउनलोड करोगे उसकी वेबसाइट से तो नया नंबर्स दिखाती है। तो हम यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कल जो हमने क्वेश्चन करा था, एक जो नंबर्स के ऊपर था, राज्यसभा के टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने होता है, लोकसभा के टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने होता है। तो थोड़ा सा डाउट आपको जो रह गया उसकी बात एक बार कर लेते हैं, फिर अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो लोकसभा में जो मैक्सिमम नंबर है वो 550 है। उसी के साथ साथ 530 मेंबर कैसे होते हैं, जो यूनियन और जो है आपके स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो टोटल सीट अभी 543 है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेम वेबसाइट, जब सरकारी वेबसाइट देखोगे तो राज्यसभा में टोटल मेंबर 250 हैं और 238 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को और आपके जो है बाकी 12 नॉमिनेटेड। तो यहाँ पर ना थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है इन नंबर्स में। एनसीईआरटी का आधा डेटा अपडेटेड है, आधा डेटा अपडेटेड नहीं है। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो हमारा सरकारी डेटा है ये लेटेस्ट है 2024। ऑब्वियसली वो सवाल थोड़ा पुराना होगा क्योंकि हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप लोग जो लेटेस्ट अपडेटेड एनसीईआरटी होगा वही कंसिडर करना। ठीक है, चलो, अगर अब आप सब लोग रेडी हो तो जल्दी से बताओ, फिर हम अपनी कहानी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक कोई दिक्कत परेशानी? पहला क्वेश्चन दिखा दे ज्योग्राफी का फटाफट। ठीक है, पीडीएफ जो है एक काम करता है, एक ग्रुप बनाता है पक्का से, है ना, और वहां पर पीडीएफ आप शेयर करनी शुरू करेंगे, या फिर मैम से बात कर लेते हैं, उन्हीं को ही हम पीडीएफ भेज देंगे। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, आप कैरेविल ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर तो पीडीएफ जा ही रही है रेगुलर, है ना। चलिए, सभी प्यारे बच्चे रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। बहुत ही बढ़िया, आज की पहली क्लास शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से करो। मैंने ये कंसेप्ट आपको कराया है पहले, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, होगी भी तो हम हैं यहाँ पर, है ना। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे, ऐसी गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तु को अन्य रूप और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है वह डैश क्षेत्र कहलाता है। बताओ भाई, फटाफट से बताएंगे। बहुत आसान सवाल है, लेकिन उससे अलावा तुम्हें तीनों सेक्टर पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आ गया है सुमन, प्रजापति, अनस, मानसी, जतिन, दीपांशी, जो है बहुत बढ़िया निभा। तो यहाँ पर हमें ना एक बहुत बढ़िया से तरीके से ये पूरे क्वेश्चन समझना होगा, फिर हम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो, हमारे यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं, जिसको हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कह सकते हैं, या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखना है तो हम उसको सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर देते हैं। इतनी बातें तो सभी प्यारे बच्चों को पता ही होंगी, है ना। ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, और नहीं भी आती है तो फिर उसके लिए तो हम यहाँ पर हैं। तो हमारे भारत देश में आमतौर पर 3 कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1 को हम लोग प्राइमरी सेक्टर कह देते हैं। जैसे कि आप तो टीचर हो, आपको तो पता ही होगा कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं। अगर हम यहीं पर ही दूसरा सेक्टर देखें तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इतनी बातें पता है। और जो तीसरा सेक्टर होता है उसको हम लोग टर्शरी सेक्टर कहते हैं, तृतीयक सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र।
पर जानने वाली बात ये होगी कि इनमें होता क्या है ना। चलिए आज इसकी बात करते हैं, इसको पूरा जड़ से समझ लेंगे। देखो प्राइमरी सेक्टर में जहां पर प्राथमिक रूप से ही चीजें शुरू हो रही हैं, तो यहां पर रॉ मटेरियल का जिक्र होते हुए नजर आएगा। ठीक है, क्या नजर आएगा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है? ऐसा पदार्थ जो कि कैसा है, जो कच्चा पदार्थ है। ठीक है, समझ रहे हो सारी बातें। ऐसा पदार्थ जो कि कच्चा है, यहां पर आपको ये पता होना चाहिए। इस कच्चे पदार्थ का यानी कि प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जहां पर हमें कच्चा पदार्थ मिलता है, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है। एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर पर हम क्या करेंगे? हमने बच्चों को 1 to 5 तो सारी चीजें पढ़ा दी, अब हम उसको नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई कराएंगे। और जब हम उसको नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैम कन्वर्ट की जाती है चीजें जो कच्चे पदार्थ से कुछ फाइनल गुड्स बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू, बताओ क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर लिया भैया, आटे से बिस्किट बना लिया, आटे से ब्रेड बना ली, है ना, यही तो है। गेहूं से आटा बना लिया, आटे को बाजार में बेच दिया। और जो टर्शरी सेक्टर होता है उसमें आती है, बहुत ही बढ़िया, जो हमारा टर्शरी सेक्टर होता है उसमें आती है सर्विसेज यानी कि सेवाएं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सर्विसेज यानी कि सेवाएं। अब इसमें जो भी लोग आपको अपनी सेवा दे रहे हैं, हम भी तो यहाँ पर आपको अपनी सेवा ही दे रहे हैं कि भैया जो चीजें हमने पढ़ी है वो हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका इलाज कर देता है, पैसे ले लेता है आपसे। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें और सुन लो। इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। इसको कृषि सेक्टर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, इसके एग्जाम्पल्स और उसके एग्जाम्पल्स, बस इतनी बात है। अब दोबारा से सवाल पे आओ, अब दोबारा से सवाल पे आओ, बताओ बताओ अब आंसर क्या होगा जल्दी से। ऐसी गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तु को अन्य रूप या अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है। प्रकृति ने हमें दिया, गन्ना दिया, अब उसको गन्ने को भैया मान लीजिए चाय पीनी है, चाय में भैया कैसे गुड़ की चाय पीनी है, पूरा गन्ना तो नहीं घुमाओगे पूरी चाय में, गुड़ घुमाओगे ना शक्कर घुमाओगे। तो शक्कर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर में बना हुआ उत्पादन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला हमारा जो सवाल है उसको करते हैं, और चलो अब करो फटाफट से। ये पहले पढ़ लो पेपर में, सॉरी पहले क्वेश्चन पढ़ लो। बहुत बढ़िया करिश्मा बेटा, वेरी नाइस। चलो ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्वेश्चन करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन दिया हुआ है और एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है। आनंद मलिक कह रहे हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर। मान लो हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हमें तो करना है सवाल। आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, कोऑपरेटिव सेक्टर वो सेक्टर होते हैं, इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर और बोथ। ये दोनों पढ़ लिए अच्छे से। चलिए सवाल को देखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों सही हैं लेकिन आर उसकी करेक्ट नहीं है, एक सही है आर गलत है, दोनों ही गलत हैं। बताओ आंसर क्या होगा? बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। पक्की बात है ये? कैसे लग रहा है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए? चलो इसको करते हैं एक बार बहुत बढ़िया से। ये भी हमारा एक चैप्टर है क्लास 8 का, जिसको कि हम इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा जो है अपनी आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर आपको सिर्फ सवाल नहीं करा रहे, बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक चैप्टर है इंडस्ट्रीज, है ना, उद्योग जिसको कहते हैं हिंदी में। ये हमारा क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसका? क्लास 8 का। देखो अब जिस प्रकार से तुम लोगों को एसएसटी का टीचर बनना है, अभी ऐसे थोड़ी कि सिर्फ एसएसटी एग्जिस्ट करती है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, तो सब अपने अपने सेक्टर में काम करते हैं। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले जो हमारे उद्योग है ना, वो अलग अलग चीजों के कैटेगरी में उनका वितरण करा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि कच्चा पदार्थ कौन सा यूज हो रहा है, उसके बेसिस पर हमारी इंडस्ट्रीज मिलेंगी कि भैया एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। फिर मिनरल बेस्ड भी हो सकती है। ठीक है, मिनरल्स यानी कि खनिज किस प्रकार का यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत सारा क्लासिफिकेशन दिखाती हैं। इनको कहते हैं वितरण। क्लासिफिकेशन जो होती है वो किस बेसिस पर हो रही है, इंडस्ट्रीज की, उद्योग किस किस प्रकार के मिलते हैं।
फिर यहाँ पर मिनरल्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, तो साइज के आधार पर भी, जिसको कि यानी कि क्या कह सकते हैं, लार्ज इंडस्ट्री भी कह सकते हैं और स्मॉल इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। जैसे कि भैया खिलौने बनाने वाली जो इंडस्ट्री वो स्मॉल है, लेकिन आयरन एंड स्टील बनाने वाली जो इंडस्ट्री वो काफी बड़ी होती है। उसके बाद आता है यहाँ पर जो हमें इस सवाल में करना है वो है ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि किस प्रकार का मालिकाना हक है। अब इस ओनरशिप में भी 4 और कैटेगरी आती हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया, कौन कौन सी कैटेगरी होंगी अब इसको ध्यान से समझते हैं। ये तो हमने क्लासिफिकेशन देख ली 4 प्रकार से, लेकिन इस ओनरशिप में भी और भी 4 प्रकार होते हैं। वाह वाह वाह। तो अब सबसे पहले हम इसकी ओनरशिप के 4 यहां पर कैटेगरी को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर कोई भी उद्योग है, अगर उसको सरकार चला रही है तो उसको पब्लिक सेक्टर बोल देंगे। समझ में आई बात? कैसा बोल देंगे? सार्वजनिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जिसको सरकार चला रही है। एग्जाम्पल दो, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाता है ना, जिसको सरकार चला रही होती है। ट्रेन हमारी जो है, हमारा जो रेलवे हो कंप्लीटली सरकार का है। फिर आता है कुछ ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं, है ना, जिनका अपना एक मालिक होता है। यहां पर तो सरकार मालिक है, लेकिन यहां पर मालिक होता है एक अकेला या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, 2 लोग हो सकते हैं। जैसे कि आप रिलायंस देखोगे, है ना, टाटा स्टील्स देखोगे, ये प्राइवेट ओनरशिप है, सरकार की नहीं है। फिर यहां पर आता है जॉइंट सेक्टर, है ना, ये क्लास 8 का पूरा कंसेप्ट है। अब जॉइंट सेक्टर क्या होता है? ये जॉइंट सेक्टर ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कुछ सरकारी लोग और कुछ प्राइवेट लोग मिलके चला रहे होते हैं, जिनमें दोनों का शेयर होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा आधा वो लोग शेयर करेंगे और आधा सरकार शेयर करेगी। और फिर 4th नंबर पर आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। क्या आता है? कॉर्पोरेटिव सेक्टर जो आते हैं वो 4th नंबर पर आते हैं, जिनको कि हम सहकारी क्षेत्र कहते हैं। कैसा? जिसमें किसी की सहायता है, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर आ जाते हैं। अब इसको आराम से करते हैं। पहला हमारा सरकारी हो गया, ये तो आप लोगों को पता ही है। फिर हमारा प्राइवेट हो गया, जैसे कि टाटा जी हो गए, अंबानी जी हो गए। भाई अपनी, आपको तो ऐसा तो है नहीं कि वो कल को अपनी जियो सरकार को दे देंगे, है ना। पूरा रिलायंस इंडस्ट्री सरकार को दे दिया कि जाओ सरकार जी लो अपनी जिंदगी। वो तो भैया यहाँ पर पैसे कमाने आए। आपको पता है प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, सरकारी स्कूल भी होते हैं, जस्ट लाइक दैट। और कुछ होते हैं जॉइंट सेक्टर, जो सरकार और पब्लिक लोग मिलके चला रहे होते हैं। लेकिन उसी के बावजूद भी कुछ ऐसे सेक्टर है जहां पर जिसकी ओनरशिप कोई लेना ही नहीं चाहता है, ठीक है, जिसकी ओनरशिप कोई लेना ही नहीं चाहता। ना सरकार उसमें इंटरेस्ट रख रही है, ना ही उसमें कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसे में शुगर केन जो है, जो गन्ने का पूरा हमारा इंडस्ट्री है, वो कोऑपरेटिव्स में ही आता है। गन्ने का जो फैक्ट्री है वो पूरी तरीके से सरकारी भी नहीं है और वो पूरी तरीके से प्राइवेट भी नहीं है। तो ये जो कॉर्पोरेटिव सेक्टर होता है, ये कुछ लोग मिलके चला रहे होते हैं, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है। ऐसे में आपने मदर डेयरी का नाम सुना होगा, अमूल का नाम सुना होगा, और उसी प्रकार से जो अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी पढ़ा वो भी उसी का एग्जाम्पल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी। अब दोबारा से, तो सहकारी में कौन चला रहा है? ग्रुप ऑफ पीपल की। मान लीजिए दीपा हो गई, सुमन हो गई, जेबा होगी, जो है यहाँ पर जो लग्जरी लाइफस्टाइल बताओ, ठीक है, कैसे कैसे नाम रख ले। तो ये सारे लोग, हम लोगों का एक मिशन है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाना है। तो हम सब मिलके प्रॉफिट को भी शेयर करेंगे और चीजों को आगे भी बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो कॉर्पोरेटिव समझे? नहीं समझे तो दोबारा समझाएंगे। अब इसको करने की कोशिश करते हैं सवाल को। तो आनंद मिल्क जो यूनियन है वो डेफिनेटली एक बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर है। ये हमारी एनसीईआरटी में पूरा प्रॉपरली दिया हुआ है, इंडस्ट्रीज चैप्टर है क्लास 8 की। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही अमूल मिल्क हो गया और मदर डेयरी, ये सब इसी के एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव्स के। ठीक है, फिर आता है कॉर्पोरेटिव सेक्टर कैसे होते हैं? वो इंडस्ट्री जो कि ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है या फिर जो उसकी सप्लाई कर रहा है कच्चे माल की, और या फिर वो वर्कर्स भी हो सकते हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, या मालिक भी हो सकते हैं। बस इसी की पूरी कहानी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 तरीके होते हैं, तो दोनों हमारा करेक्ट है। तो ये सक्सेस स्टोरी है कोऑपरेटिव्स की, और कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर बोथ करेक्ट है। समझ में आया पूरा का पूरा कंसेप्ट? अब कोई गलती का स्कोप नहीं है। कल को पब्लिक सेक्टर से सवाल आ जाएगा, कल को प्राइवेट सेक्टर से सवाल आ जाएगा, ज्वाइंट से भी सवाल आ जाएगा, तुम सब कुछ कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करो। ये क्वेश्चन हमने वैसे पहले कराया हुआ है, लेकिन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो बताओ, बहुत ही बढ़िया। सोच तो रहे हैं दैट टॉपिक वाइज एनसीईआरटी करें, बहुत अच्छा रहेगा,
लेकिन जो भी अपडेट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से करते हैं आंसर, है ना। क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहायक होता है। तो कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड होता है और स्लोप होता है, एल्टीट्यूड मतलब आपको पता ही है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। एल्टीट्यूड मतलब होता है जब भी आप यहाँ पर खड़े हो और जब आप यहाँ पर पहुंचे और आप यहाँ पर पहुंचे तो आपका एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, आप समुद्र से डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज हो रहा है, और स्लोप पे यानी कि नीचे की तरफ आ रहे हो, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है फ्लोरा फोना, पूछ रहा है आप लोगों से कि भैया जो वनस्पति है, जो प्राणी लोग हैं, क्या वो भी मिट्टी में सहयोग करते हैं क्या तापमान और वर्षा और या समय या फिर उपयुक्त सभी जो भी है सब कुछ। चलो बताओ फटाफट से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले भी कराया है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। चारों के चारों ही यहाँ पर सहयोग करते हैं मिट्टी बनाने में। मिट्टी की प्रोफाइल होती है, मिट्टी का जो सबसे टॉप लेयर होता है इंसानों की, वही काम आता है और उसको बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। एक बहुत बड़ी चट्टान है, समझाया है पूरा, ये मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर है, रॉक है, चट्टान है, इस पर बहुत सारी चीजें होती हैं, वनस्पति, मान लो कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, एसिड रेन हो रही है, फलाना ढिमकाना, वेदर के सब फिनोमेना होते हैं और फिर इससे कुछ कण टूटने लगते हैं, वो कण और छोटे होते जाते हैं और वो कण और छोटे होते जाते हैं और फिर फाइनली जाके हमें सॉइल मिलती है। यहां से आने का जो यहाँ का प्रोसीजर होता है, इसको मिलियन ऑफ साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। इट इज नॉट लाइक कि आज हमने चट्टान देखी और कल उसमें से मिट्टी के कण निकले हुए थे, ठीक है। इसी को ही सारी चीजें हमें ने ये आपको सवाल कराया। अब करो बहुत सुंदर सवाल, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन मुझे इतना तो विश्वास है आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलिए करते हैं सवाल को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर कॉज ऑफ सीजन्स। जो हमारा अभी जैसे मतलब सीजन बदल रहा है ना, वो उस सीजन के बारे में ही सवाल है और उसमें से सही ऑप्शन को चुनना है। ऋतुओं के कारण के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ and the inclination of the earth's axis in a fixed direction causes seasons. Changes in the position of the earth around the sun changes season. पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़ लिया और हिंदी में क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऐसा लग रहा है कि भारी भरकम सवाल आ गए, एकदम चकरा ही जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस सीजन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। हमारा सबसे पहले यहाँ पर दिमाग से ये आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या आउट करना है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर रोटेशन होता है तो कितनी देर में होता है रोटेशन, मैम 24 घंटे में होता है। पता है 24 घंटे में होता है रोटेशन, इतनी बात पता है। रेवोल्यूशन कितना, ऑब्वियसली 365 डेज, और लीप ईयर हो गया तो एक साल प्लस कर देंगे, ये होता है रेवोल्यूशन, है ना। रेवोल्यूशन जो हम नए साल अब आने भी वाला न्यू ईयर, है ना, उससे पहले तुम्हारा सीटेट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो रोटेशन हो रही है 24 घंटे में। पहले तो हम ऑप्शन सी को समझ लेते हैं, रोटेशन 24 घंटे में हो रही है, और अगर 24 घंटे में रोटेशन हो रही है तो क्या मौसम बदल जाता है कि अरे आज तो हम लोग जो है एकदम गर्मियों के कपड़े पहन के सोए थे, कल फिर से स्वेटर पहनना पड़ेगा, फिर परसों फिर जो है और सारे सब कुछ यहाँ पर दिक्कत परेशानी। क्या ऐसा होता है, आप बोलोगे नहीं नहीं मैम ऐसे तो नहीं होता, गर्मियां चलती हैं तो फिर गर्मियां ही चलती रहती है। तो पहले तो हम अपने ऑप्शन सी को हटाएंगे क्योंकि रेवोल्यूशन से मौसम बदलता है, ये जो 365 दिन का पूरा चक्रव्यूह है इससे मौसम बदलता है, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आ गई। तो पहले हम सी को दखलअंदाज कर देंगे अपने ऑप्शन से और ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सही स्टेटमेंट यहाँ पर रेवोल्यूशन होगा। तो जहां पर भी सी है वो तो हमारा ऑप्शन ही नहीं हो सकता, मजा ही आ गया, है ना। अब पढ़ते हैं ऑप्शन दोनों बाकी। अब बताओ अब यहाँ पर क्या कह रहा है, रेवोल्यूशन जो अर्थ कर रहा है और अर्थ का जो हल्का सा टिल्ट है, आपको पता है ना अर्थ ऐसे सीधा नहीं है, अभी हमारे पास अर्थ है नहीं यहाँ पर दिखाने के लिए, अर्थ थोड़ा सा अपने एक्सिस पर झुका है ना, झुकाव में है, तो उसका जो मतलब झुकाव है उसकी वजह से ही हम लोगों को बड़ी सारी ऋतुएं देखने को मिलती है। तो ये तो हमारा जो है बताओ जल्दी से, फिक्स डायरेक्शन की वजह से सीजन यहाँ पर बदलते हैं, क्या यही हमारा आंसर होगा। और फिर हमें कह रहा है क्योंकि मैम जो चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर सूर्य थे और यहाँ पर पृथ्वी थी, अब पृथ्वी को भैया ये हिस्सा यहाँ पर फेस कर रहा था लेकिन मैम फिर घूम गया और पृथ्वी का अब ये हिस्सा यहाँ पर फेस कर रहा है, तो जो दूर होगा वहां पर ठंड होगी। बस यही तो पूरी कहानी से पूछा है। तो दोनों ही ये वाले स्टेटमेंट करेक्ट है कि यस मैम जो पृथ्वी अपनी पोजीशन चेंज करती है, पृथ्वी करती है, सूर्य कहीं नहीं जाता है ना। तो ये हमारे को सीजन्स देता है, ठीक है।
बात समझ में आ गई? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रेवोल्यूशन हो जाएगा एक गलत, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि ए और बी दोनों सही है। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, करेक्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही सुंदर सवाल आ रहा है, करो जल्दी से। वेजिटेशन वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सारे सवाल करवा रहे हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर देखो आज हमारी 9th क्लास है, विच मीन्स कि अगर हमने यहाँ पर हर क्लास में 10 भी क्वेश्चन करेंगे, करे ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही है, तो 90 क्वेश्चंस में आधी एनसीईआरटी समझाने की पूरी कोशिश करी गई है। तो एग्जाम में हल्का सा भी दिमाग लगा के सवाल करोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू क्लियर एग्जाम। ओके, ऐसा तो 150 में से 150 लाना है, अरे क्या 150 में से अच्छे मार्क्स आ जाए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए मयंक बेटा आंसर बताओ, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द मॉनसून फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मॉनसून वन होते हैं। फिर ऑप्शन बी कह रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ठीक है, ट्रीज एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। साल, टीक, नीम आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सही बताना है, बाकी मतलब 3 गलत है ना, 3 गलत है। बताओ अब आंसर। 3 गलत है, 1 सही है, थोड़ा सा लग सकता है। तो यहाँ पर लवेश का आंसर आया, लक्षिता, सिंपल, अर्चना, जागृति, मनोज, बहुत बढ़िया, दीपांशी वेरी नाइस, करिश्मा, प्रिया। ओके ठीक है, बहुत आसान लग रहा है देखने में। चलिए इसको कर लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को ही देखते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है। देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट नहीं कहते हैं। बहुत बच्चों को ये लगता होगा कि मैम इसका नाम तो एवरग्रीन है तो ये हरा भरा रहता होगा, इसी को मॉनसून फॉरेस्ट नहीं कहते हैं। नहीं, इसको नहीं कहते हैं, इसको मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि मॉनसून पर डिपेंड ही नहीं है। मॉनसून पर डिपेंड होने वाला जो हमारा होता है वो होता है ट्रॉपिकल डिसीडियस। तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो जाएगी। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ये कहलाते हैं मॉनसून, क्योंकि मैम ये मॉनसून पर डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून। ये मॉनसून के आते ही खिल उठते हैं। लेकिन ये जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं, ये इनका नाम ही क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिक में मिलने वाला और एवरग्रीन रहने वाला। उसके बाद साल, टीक और नीम इसके एग्जाम्पल नहीं है, ये भी डिसीडियस के एग्जाम्पल है, ये भी नहीं हो सकता है। ये एग्जाम्पल भी हम लोगों को ट्रॉपिकल डिसीडियस के ही दिए हुए हैं। ठीक है, किसके दिए हुए हैं? ये एग्जाम्पल भी हमको ट्रॉपिकल डिसीडियस के ही दिए हुए हैं। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सी ऑप्शन को देखते हैं। ट्रीज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स। ये एक ऐसे एकमात्र वेजिटेशन है जो कभी अपने पत्ते गिराने ही नहीं देता है, और अगर गिरते भी होते हैं तो आंखों से विजिबल ही दिखते नहीं है, क्योंकि इतने घने होते हैं कि अगर इनका पतझड़ हो भी रहा होता है तो पता नहीं चलता है। चाहे गीला मौसम हो चाहे सूखा मौसम हो, हमेशा हरे भरे रहते हैं, तभी तो इनका नाम एवरग्रीन है। जैसे कुछ गाने एवरग्रीन होते हैं, कितना भी तुम लोग उनको सुन लो आपका मन ही नहीं भरता है ना। तो ये आप लोगों को देखना होगा कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि वो अपने लीव्स शेड ही नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता डज नॉट शेड देयर लीव्स तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती। इनका पतझड़ होता तो है लेकिन पता नहीं चलता है ड्राई सीजन में भी, इसलिए तो उनका नाम हरा भरा है, सदाबहार हरा भरा। तो बचता कौन सा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन रीजन्स कहां पर मिलते हैं? इक्वेटर के पास, जो ट्रॉपिकल हमारी पूरी एरिया है, और क्लोज टू ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या भारत में मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन? ऑब्वियसली मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, सदर्न इंडिया में बहुत ज्यादा मिलेंगे, वेस्टर्न घाट के आसपास बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बहुत हाई रेनफॉल होती है, घनी वेजिटेशन होती है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए, तो ये हो गया हमारा ये वाला सवाल। अब जितने भी वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एरिड, डेसिडियस, सब कुछ कर लेना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, चलिए करिए, फटाफट से करो। हाँ जी, बहुत बढ़िया दीपक बेटा। चलिए, लक्षिता बहुत बढ़िया, चांदनी बहुत बढ़िया। ओके चलो,
निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है? और ये सवाल आपको देखते ही बन जाएगा, देखते ही बन जाएगा। जैसे कि सिंपल, सुमन, पल्लवी, नीरज, चंचल, बहुत बढ़िया, देखते ही बन जाएगा। देखते को सवाल ही दोहराए ही नहीं है इस सवाल में, क्योंकि मैम हम पढ़ लिख के थक चुके हैं कि नाइट्रोजन 78.8% मिलता है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सभी ऑप्शंस में है, तो इन दोनों की तो अभी तक दोस्ती ही हो रखी है। लेकिन हम लोगों को परसेंटेज भी तो पता होनी चाहिए ना, कि हम पूरा पूरा बता सकें। तो ऑक्सीजन की लिख लो 20.9%, ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए बातें। तो यहाँ पर हमसे मैक्सिमम पूछा था, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है ये, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए था। फिर आर्गन की बात करें तो आर्गन बहुत ही कम मिलती है, लगभग आप लोगों को 0.9% देखने को मिलेगी, ये आपको 0.05 देखने को मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ जल्दी से क्या होगा? आंसर हो ही नहीं सकता है, सबका पता होना चाहिए। पूरी की पूरी जो है यहाँ पर टॉपिक है हमारा चैप्टर का नाम है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि टीजीटी, एसएसटी वगैरह तक भी इसके सवाल आए हुए हैं प्रीवियसली, है ना। ये तो अभी तो सीटेट की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर उसकी में गैसेस का पूरा हम लोगों को दिया हुआ है। अब जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा ये है कि कहीं कहीं पर जो बहुत सारे डेटा हैं वो 0.03 दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे डेटा 0.4 भी दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है, ठीक है। गैस ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स तो रिलीज ही करते हैं ये सारी चीजें, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को यूज करके, तो पूरा ये कहानी था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी, बड़ा सुंदर कलर का पहना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर सवाल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, चलो करो, चलो करो जल्दी से। चलिए भाई, बहुत बढ़िया शिवेश बेटा, वेरी नाइस, आंसर करो पहले। दिख रहा है ना सवाल? बताओ क्या होगा आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए, है ना। इलेक्शन नहीं करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेना अकर्स इन थर्मोस्फेयर, ज्यादा बड़ी बात नहीं हो गई है, ठीक है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू थर्मोस्फेयर, बताओ। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। एक कथन मतलब ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही, मतलब तुक्के मारने का नामो निशान भी नहीं छोड़ा है। एक बार करके देखें इसको। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। क्या ये सही हो गया है हमारा तुक्का? चलो, आज पहली बार, ठीक है, पहली बार हमारा जो है तुक्का सही हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो अब देखो इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो हमारा ए दिया हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना अकर इन थर्मोस्फेयर, बाह्य वायुमंडल में मौसमी संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है ना। हाँ, पेपर में नहीं लगाना तुक्का। जब भाई कुछ नहीं आएगा तो फिर ये ट्रिक थोड़ी काम आ सकती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो जो है ऊपर वाले का नाम लेके करके आ जाना। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, लेकिन इसको सही भी करेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पर अब देखते हैं, अब रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस बाय थर्मोस्फेयर, ये कौन सी कहानी है, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारी एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर है, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। ये है हमारा अर्थ, समझाया मैंने आपको। उस अर्थ के चारों तरफ हमें कुछ लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। उस अर्थ के कुछ चारों तरफ हमें लेयर देखने को मिलती है, जो हम ऑब्वियसली अपनी आंखों, अरे आज तो लेयर दिख रही है, नहीं ऐसे नहीं दिखती है वो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक लेयर है जिसको हम थर्मोस्फेयर कह सकते हैं, ठीक है। थर्मोस्फेयर के भी ऊपर एक लेयर है जिसको एग्जॉस्फेयर कहते हैं। अब मान लीजिए थर्मोस्फेयर, अब तुमने किसी को फोन लगाया है ना, और तुम्हारे पास वो जो जिसको भी तुमने फोन लगाया है, अपने दिली करीबी इंसान को, अगर मान लीजिए तुम्हें उसकी आवाज वापस सुनाई दे रही है, तो वो यही होती है कि जिस प्रकार से यहाँ पर चीजें जा रही थी, ये जो फ्रीक्वेंसी जा रही थी बेटा, जिस प्रकार से जा रही थी उसी प्रकार से वापस भी आएगी। तो यही हमारी जो रेडियो वेव्स होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। तो रेडियो वेव्स कहाँ गया, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ, पहले अर्थ से बाहर गई वो फ्रीक्वेंसी और फिर तुमको सुनाई भी दी। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, कि हम इतने दूर बैठ के भी किसी को फोन पे बातें कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर
मैम थर्मोस्फेयर इज इक्वल टू कॉल आना, बहुत बढ़िया। तो थर्मोस्फेयर वापस से वो रेडियो ट्रांसमिशन यानी कि वो जो किरणें होती हैं उनको वापस पुनः पृथ्वी के परत पर भेज देता है, वो जो तरंग होती हैं वो भेज देता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट है। और जहां पर बी करेक्ट है तो ए गलत क्यों है, अब जल्दी से बताओ। ठीक है, अब जल्दी से बताओ कि ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना करें, क्या सारे वेदर फिनोमिना थर्मोस्फेयर में होते हैं? हम बोलेंगे नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। बारिश हो रही है, बादल हो रहा है ना, वर्षा हो रही, जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं वो कहां पर होती हैं? वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है, याद रखना, सुपर से भी डुपर इंपॉर्टेंट, बहुत इतनी बार रिपीट हुआ है, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं वेदर से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, पृथ्वी के सबसे नजदीक मिलने वाली लेयर, पहली लेयर ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर एंड सो ऑन। ठीक है, चलो जल्दी से बात करते हैं फटाफट से अगले सवाल की। आंसर क्या होगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोमे, जो पहली बार सही आया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैम ए गलत है क्योंकि ट्रोपोस्फेयर होना चाहिए, बी बिल्कुल करेक्ट है कि ऐसा तो होता ही है, वो तो हमें पता ही है। अरे चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर करो फटाफट से। बहुत सुंदर सवाल है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, बताओ जल्दी से। पूरा यही मकसद होता है कि बस एक सवाल नहीं करें, बहुत सारी चीजें समझें, है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। विच आर द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा विकास होता है कि हम अभी जो हमारी जरूरत है उनको भी पूरा कर लें और जो आने वाली जनसंख्या उसके लिए भी कुछ बचा लें, बस यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मोर फोकस ऑन द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल पर जोर देना। केवल जीवन के उन रूपों का सम्मान और देखभाल करना जो आर्थिक रूप से लाभदायक है। अच्छा, पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना। कह रहा है कि कौन से करने चाहिए, तो एक बिल्कुल गलत होगा, है ना, या दो भी गलत हो सकते हैं। नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन है ना, एक कोई गलत होगा, है ना। चलो देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास दो प्रकार की रिसोर्सेज हैं। एक रिसोर्सेज जो रीन्यूएबल हैं, जो बार बार आते रहेंगी, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, है ना, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, कितना भी हम खर्च करेंगे वो हमारे पास काफी सारी बारे में आती रहेंगी। तो डेफिनेटली सस्टेनेबल का मतलब ये है ना कि जो चीज कम है उसको मत खर्च करो, है ना। तो मान लो जैसे तुम चिप्स खा रहे हो, है ना, और तुम्हारे पास भी एक चिप्स है और तुम्हारे भाई के पास भी एक चिप्स है, और तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो और दोनों अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स खा लिए तो खत्म हो जाएंगे, नहीं तो फिर नया लाना पड़ेगा, पैसे खर्चने पड़ेंगे। लेकिन घर में पानी भी आ रहा है, पानी कितना भी पी लो खत्म नहीं होने वाला है ना। तो एक प्रकार से आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए पानी पर, हेल्दी भी है, तो चिप्स तो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें रिन्यूएबल सोर्स पर फोकस करना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले तो ए जहां पर नहीं होगा वो नहीं होगा हमारा। अब बात करते हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और केयर करनी चाहिए उनके जो इकोनॉमिकली यूजफुल है। अब इकोनॉमिकली यूजफुल कौन लोग होते हैं? बताओ, जो पैसा कमा रहे होते हैं, जो अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। तो क्या स्टूडेंट हमारे लिए जरूरी नहीं है? वो तो हमारा फ्यूचर जनरेशन का हिस्सा है। क्या जो हमारे बुजुर्ग माँ बाप हैं, बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी है, वो वेस्ट हो गए? नहीं ना, ऐसा तो करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। चेंजेस इन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली हमें प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जो कपड़े हैं वो सिंथेटिक नहीं यूज करने चाहिए, हमें पॉलिथीन वगैरह नहीं यूज करनी चाहिए। तो डेफिनेटली हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन में बदलाव करने की सख्त जरूरत है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए और सी जहां पर भी सही है वो हमारा करेक्ट है। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बोला वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बताओ जल्दी से, कोई परेशानी दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया पूछो बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन भी बहुत सुंदर, वाओ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो करो जल्दी से। एक ऑप्शन तो कर ही लोगे, मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो तो तुम पक्का से कर लोगे। चलो बताओ, ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन करो जल्दी से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाँ वो तो हम कर ही लेंगे, विचार करना तो हमारा धर्म में है ना। चलो, कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल या वर्कर और बोथ। कथन ये कह रहा है कि सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक या क्या लिखा है,
पूर्तिकारों, कामकारों अथवा दोनों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब कहा जा रहा है मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेटिव सेक्टर इन इंडस्ट्रीज। बताओ आंसर क्या होगा? दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, सिर्फ बी सही है या ए सही है? अक्कड़ उक्कड़ में वो करें। चलो, अच्छा जितने बच्चे सी कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि वो सही गलत नहीं है, वो सही जवाब नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा नाम लिखा है जो सरकारी है। ठीक है, सी नहीं है आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन, सी इज नॉट द राइट आंसर। अब बदलो आंसर को। ठीक है, तो सी हम हटा रहे हैं भाई ऑप्शन से। सी, तुम कहां जा रहे हो? सी हम ऑप्शन से हटा रहे हैं। अब बताओ आंसर क्या होगा? बदलो आंसर को। आगे आंसर। वेरी गुड प्रियंका, शशि, लक्षिता, अनुपम, बहुत बढ़िया, अलेशा, वेरी नाइस। देखो अब इसको समझते हैं। पहले ना आपने ये देखना है, देखो यहाँ पर नाम ही लिखा हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना? कभी जो है टाटा इंडस्ट्रीज वाले लिखते हैं अपने आगे? बताओ जल्दी से, लिखते हैं क्या? क्या रिलायंस वाले अपने आगे पूरा नाम लिखता है, भारत की जो है ये कंपनी है? नहीं, पूरा नहीं लिखता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पेपर होता है सरकारी पेपर। जैसे तुम सरकारी सी टेट की तैयारी करो, ऐसे इसका यहाँ पर ना सरकारी पेपर होता है। और जिसका सरकारी पेपर होता है तो वो कौन से सेक्टर से होगी, जल्दी से बताओ? जो सरकारी सेक्टर हो गया उसको क्या बोलेंगे? बस जल्दी से बताओ, क्योंकि मैम इसको कौन सा सेक्टर बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। अशरफ, वेरी नाइस, इसको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर बोलेंगे तो वैसे ही हमारा ये क्या है, कोऑपरेटिव्स का एग्जाम्पल है ही नहीं, है ही नहीं, है ना? ये तो हमारा सरकार का है। किसका है? मिनिस्ट्री का है। कौन से मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर जितना भी काम होगा वो सरकार को पता होगा। सरकार क्या करेगी उस पैसे से, उस स्टील से क्या करेगी? अरे डेवलपमेंट करेगी ना। सरकारी स्कूलों में वो स्टील इस्तेमाल होगी, ट्रेनें बनेंगी, सब कुछ बनेगा, हॉस्पिटल बनेंगे सरकारी, बस ये तो बनेंगी चीजें, है ना? अब बात करते हैं मारुति उद्योग क्या है। मारुति उद्योग दो लोगों के द्वारा चलाया जा रहा ज्वाइंट सेक्टर है। ज्वाइंट सेक्टर मींस व्हाट? ज्वाइंट सेक्टर मींस कि मैम कुछ योगदान पब्लिक का होगा और कुछ प्राइवेट सेक्टर का होगा। आपको प्यारे हमारे जो अभी जिनका देहांत हुआ है, हमारे प्यारे रतन टाटा जी ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है ज्वाइंट सेक्टर्स में। वो बहुत सारी सरकार की ऐसी कंपनियां जो डूब रही होती थी उनको खरीद लेते थे, उनको रिन्यू करते थे। ऐसे बहुत सारी एयरलाइंस के एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। ठीक है, तो पता होनी चाहिए बात है। तो ये एग्जाम्पल है, मारुति उद्योग ज्वाइंट सेक्टर में आता है और स्टील अथॉरिटी पब्लिक यानी कि सार्वजनिक सेक्टर है। तो हमारा आंसर बताओ, ए सही है, बिल्कुल बात सही है, बी गलत है। तो ओनली ए इज ट्रू, बी तो गलत ही हो गया ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? चलिए, हम जो सारी चीजें देखते हैं ना, तुम्हारी फेवरेट चीज क्या है? अच्छा चलो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तुम्हारी फेवरेट चीज क्या है खाने की, जो तुम बाजार से खरीद के लेके आते हो? जो हमारे मतलब मान लो कोई फास्ट फूड की या फिर कोई चॉकलेट की या किसी फोन की कोई भी ब्रांड बता सकते हो, बताना जल्दी से। ठीक है, मैगी हो गया, मैगी एग्जाम्पल ले लिया हमने, बहुत बढ़िया। और अरे मैगी के कुछ ज्यादा ही लवर्स हैं। ठीक है, चिप्स हो गए, चलो मान लीजिए, और पिज्जा हो गया, चलो डोमिनोज पिज्जा ले लेते हैं, है ना? चॉकलेट हो गया डेयरी मिल्क, है ना? किंडर जॉय भी है हमारी क्लास में। तो अब मैंने जितने एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए, मैगी का दिया आपको, यहाँ पर डेयरी मिल्क का दिया, है ना? ये सारे एग्जाम्पल्स, ये तुमको भरोसा है सैमसंग का फोन हमारा फेवरेट है, क्या तुम्हें पता है इनमें से कितनी ब्रांड्स इंडियन है? एक भी नहीं है। जो जितने भी एग्जाम्पल, डोमिनोज पिज्जा जो है हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैकडी हो गया, मैकडी के बर्गर आप लोगों ने खाए होंगे, ये इंडियन ब्रांड्स ही नहीं है, ये सब बाहरी ब्रांड्स है। दीज आर ऑल मल्टीनेशनल कंपनी जो फॉरेन से आई हुई है। हमारा ज्यादातर पैसा तो बाहर ही चले जाता है। तो ये भी हमें सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर में ही समझने को मिलता है। ठीक है, तो समझो, हाँ ऐसे छोले भटूरे वगैरह ज्यादा खाया करो, है ना? इंडिया में बहुत अभी विकास की जरूरत है, बहुत पीछे हम लोग विकास में। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। और ये हुआ क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। जो ग्लोबलाइजेशन हुई, पहले हमने अपने दरवाजे बंद करे हुए थे, फिर हमने व्यापार के लिए दरवाजे खोल लिए। डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें ऐसी कंज्यूम करते हैं। ये पेन भी इम्पोर्टेड है, ये भी बाहर से आया है। ये बोर्ड जिसपे पढ़ा रहे हैं, ये भी बाहर से आया है। ये कैमरा भी भैया सोनी का है। जल्दी से बताओ कहाँ की सोनी कंपनी? बहुत बड़ी इकोनॉमी है हमारे पास, हम देश चला रहे हैं लोगों का, है ना? नोकिया इंडिया है, बिल्कुल। नोकिया के फोन कौन रखता है आजकल? रखता है क्या? कोई रखता है? नहीं रखता ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बताओ जल्दी से, अगला सवाल आ गया, बातों बातों में बह मत जाना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आउटर प्लैनेट्स रॉक से बने होते हैं, आउटर प्लैनेट्स छोटे प्लैनेट होते हैं,
इनर प्लैनेट बहुत दूर होते हैं सन से, इनर प्लैनेट चट्टानों से बने होते हैं। बताओ भाई, आंतरिक और बाहरी ग्रह के बारे में बताना है, क्या हो जाएगा? चलिए शुरू से करते हैं इसको, ये भी अकड़ बकड़ मम्मी में सही हो जाएगा। हिंट मैंने आपको दे दिया मैम, डी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, ये जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन पहले हम गलती तो ढूंढ लें। देखो, आउटर प्लैनेट रॉक से नहीं बने होते हैं, गैस से बने होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन मुझे जल्दी से बताओ आउटर प्लैनेट्स हैं कौन से? चलो हाँ मैम, पूरा सौरमंडल की बात करेंगे, जल्दी से बताओ आउटर प्लैनेट की ट्रिक बताइए मैंने आपको लर्न करने के लिए। बिल्कुल बढ़िया सुमन बेटा, वेरी नाइस। जहान अंशुल, वेरी नाइस। लास्ट में बातें करते हैं। यस, इसका मैंने आपको शॉर्ट टिक बनाया है, जी सन। आपको क्या है, आप क्योंकि सन भाई हमारा सोलर सिस्टम के पिताजी है तो हम उनको बोलते हैं जी सन। तो जी सन यानी कि क्या है, जे फॉर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जिसमें जुपिटर हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, है ना। अब अगर हम आउटर प्लैनेट्स को स्मॉल प्लैनेट्स कहने लग जाए तो हमें चक्कर ही आ जाएंगे, क्योंकि मैम दीज आर लार्ज प्लैनेट्स, ये चारों लार्ज प्लैनेट्स कहलाए जाते हैं। इनर प्लैनेट्स दूर हैं क्या सन से? यहाँ पे नहीं, ये तो नियर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यस मैम, इनर प्लैनेट रॉक से बने होते हैं। ये स्टेटमेंट मात्र एक अपने आप में सही, इजी पीजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही मजा आ गया। ठीक है, ठीक है, चल कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो वो तो है ही उसके लिए भी जिंदा। बहुत ही सुंदर सवाल, वाह वाह वाह। अभी तुम लोगों को मजा आ रहा होगा ना, थोड़ी स्पीड हम लोगों ने बढ़ा दी अपनी क्लास की, है ना। चलो करो जल्दी से सवाल को। विश्व, हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इक्वेटर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, द इक्वेटर इज अ रियल लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब विच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। विषुवत वृत्त एक वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांट देती है। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 180 डिग्री लैटिट्यूड। विषुवत वृत्त 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। इसका भी आंसर डी है क्या रे? अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 नहीं करेंगे, जल्दी से बताओ। एक बार एक छोटू सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, एक छोटू सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको सवाल को आपको कराएंगे। अब यहाँ पर एक अपना अर्थ बना लेते हैं, फटाफट से यहाँ पर एक अपना अर्थ बना लेते हैं। वैसे हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट कहलाता है, लेकिन हमने तो अपना हरा ही बना दिया प्लैनेट। ये लो तुम्हारे लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर देखो यहाँ पर हम डिस्टेंस देखें तो क्या ये हमारा सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा? और ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? इसको मैम हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम इसको इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर का जो अक्षांश होता है दैट इज 0 डिग्री। ऊपर हम लोग जाते हैं तो हमारे को नॉर्थ पोल देखने को मिलता है, नीचे जाते हैं तो साउथ पोल देखने को मिलता है, जो कि अगेन अपने 90 डिग्री पर हम लोगों को एकदम स्ट्रेट देखने को मिलता है, लाइक दिस। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है 90 डिग्री पर। तो अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि क्या ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो हम लोगों को लाइन देखने को मिलती है, क्या ये रियल है? हम निकल रहे हैं और इक्वेटर पर बैठ के सीधा निकल लिया हमने, तो उस पर रोड़ी बना ली? जी नहीं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा ये जो लाइन हमने यहाँ पर देखी रियल नहीं है। ये जो लाइन हमने यहाँ पर देखी, दिस इज नॉट अ रियल लाइन, इट इज अ इमेजिनरी लाइन। कैसी है? हमने इमेजिन करी है, हमने नहीं भैया, जो ज्योग्राफी पढ़ के हमें बताए हैं हम तो उनके राह पे चलते जा रहे हैं। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, तो यानी कि ए तो हमारा हो ही नहीं सकता है। तो जहां पर भी ए अकेला है तो ए नहीं हो सकता है आंसर। इक्वेटर लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड क्या होता है बेटा? जो लेटी हुई होती है, जो लेटी हुई है वो तो लैटिट्यूड है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो इस प्रकार से है। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि मैम अगर हम यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहे हैं ना तो ये है सबसे लंबी, लेकिन अगर हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बाकी सब यहाँ पर, जैसे कि ये 20 है, अरे भैया अरे, ठीक है, यहाँ पर मान ले 20, 19, 18 ऐसे कम होती जाएगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन बी हम कह सकते हैं कि हमारा सही है। तो इक्वेटर लॉन्गेस्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी ट्रू है, यहाँ ये हो सकता है, या बी हो सकता है, डी हो सकता है। इक्वेटर रिप्रेजेंट द 180 डिग्री लैटिट्यूड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इक्वेटर तो 0 डिग्री जो है यहाँ पर लैटिट्यूड डिस्क्राइब कर रहा है। 180 डिग्री तो लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। 180 डिग्री मैम जो हमारी लॉन्ग लाइंस हैं, जिसमें हमें इंटरनेशनल डेट लाइन भी मिलती है, वो रिप्रेजेंट करता है। लॉन्गिट्यूड कैसे होता है? लॉन्गिट्यूड ये है, ये दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स वी हैव। ये भी इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, ये भी हमारे इमेजिनरी लाइंस है। ये हमारे लॉन्गिट्यूड है, व्हाइट वाले लैटिट्यूड है। एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। लैटिट्यूड में लेटी वाला जो पूरा है ना, कि कोई लेटी हुई है, कोई लाइन लेटी हुई है, तो ये लेटी हुई है, तो लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब बताओ आंसर क्या होगा?
ये तो इमेजिनरी है, गलत हो गया। लॉन्गेस्ट है, हाँ ये हम मान सकते हैं, लेकिन मैम 180 नहीं 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, तो ये गलत हो जाएगा। सही आंसर है ओनली ऑप्शन बी। बी हमारा, बी ट्रू भी है और बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, तो नम्रता वेरी नाइस, दीपाली बहुत बढ़िया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सुंदर सा सवाल करेंगे। मान लो तुम एक अध्यापक बन गए हो, मान लो कि हम तो हैं, हमें बस एक जो है मौका चाहिए, टीचर बनने का मौका तो दे दे कोई, है ना। चलो, आप एक एलिमेंट्री टीचर हो और आपको बच्चों को ना एक थीम समझानी है, जो कि जो डेजर्ट है उसमें कैसे जिंदगी होती है। मान लो कोई बच्चा भाई नहीं गया है डेजर्ट में, तो तुम्हें उसे समझाना है कि भाई डेजर्ट कैसा होता है, डेजर्ट कैसा दिखता है ना, सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करनी है। तो अगर मान लो आप एक शिक्षिका हो, है ना, देखो कि यहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है, शिक्षक नहीं लिखा है, बहुत गलत बात है। अपनी कक्षा में रेगिस्तान में जीवन की थीम पढ़ाना चाहती हैं, निम्न में से किन विशेषताओं को कक्षा की चर्चा में स्थान मिलना चाहिए। बहुत ही ज्यादा बेचारे लड़कों के साथ जो है अत्याचार करता हुआ सवाल है, बट कोई बात नहीं, उनको आदत हो गई अब अत्याचार सहने की, है ना, कोई बात नहीं। अधिकतम तापमान होगा, आप बोलोगे देखो बेटा यहाँ पर ना बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि तुम्हें पता है थोड़े ऐसा ही माहौल है, और अब बारिश नहीं हो पाती है ना, तो तुम समझ जाओ, अब बारिश नहीं होगी तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सन की काफी रेज पड़ती है, जो रेत है ना वो ठंडा हो जाता है, ऐसे ऐसे बताओगे तुम। अब वेजिटेबल भी नहीं होगी, वेजिटेबल या जो वेजिटेबल लिखा हुआ है होना चाहिए वेजिटेशन, है ना। अब ये जो सवाल जब बनाया जा रहा था ना, तो उन्होंने शायद कुछ भांग वांग पी हुई थी। तो अब बहुत कम वनस्पति होती है, बिल्कुल सही बात है, जब बारिश नहीं हो रही है। अब जब जहां पर वर्षा नहीं, यानी कि हम जहां पर नहीं, वहां कैसे हरा भरा हो सकता है। हमारे बिना तो जिंदगी लोगों की अधूरी रह जाती है, एकदम बेरंग हो जाती है, तो ये भी सही बात है। और वो शुष्क प्रदेश होगा, क्योंकि वहां पर मिलने वाली मिट्टी एरिड होती है। और कहाँ पर हमारे जो है, कहाँ पर है हमारा डेजर्ट, राजस्थान में। ठीक है, तो ये तो पता है, तो हम क्या बोलेंगे कि अरे मैडम सारी बातें सही लिखी है, शिक्षका बिल्कुल सही कह रहे हो, सब कुछ बताएगी। ठीक है, तो अरे भाई यार कहाँ जाने तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, पहले तो इसको इसको देख लें हम, तो हमारा आंसर क्या होगा, सब कुछ बातें बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। अब आप में से ये कौन बताएगा कि वहां पर बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि मैम वो रेन शेडो एरिया में आता है, अरावली जो हिल्स है उसके इधर इधर ही सारी बारिश हो जाती है। ठीक है, तो डी फॉर डेजर्ट और डी फॉर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट भी हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, लेकिन अब क्या करें, ऐसा ही इसका भावनाएं हैं जो है पेपर में। अब इसको मैच दी फॉलोइंग करनी, ये भी तुम्हारा आया है, वेदर इंस्ट्रूमेंट से, थर्मोमीटर से क्या करते हैं, बैरोमीटर से क्या करते हैं, और ये रहा बाकी बचा कुचा सवाल, विंड वेन से क्या दर्शाते हैं और रेन गॉक से क्या। अब ये एक आधा भी एग्जाम्पल एक दूसरे के सामने नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के सामने नहीं है, तो हम पहले ये देख लेते हैं। देखो, जिसमें वर्षा यानी कि जो हमारे को नहीं नापना है, तो पता चला हमको नापने लग गए, है ना, हमको नहीं नापना है। यहाँ पर आप देखो कि जिसमें जो है हम लोग, जो रेन गॉग होता है वो वर्षा मापी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो यहाँ पर हम इसको क्या है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर अरे कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी का 2 होगा, और डी का 2 एक में, ये लो मिल गया सवाल। लेकिन फिर भी हम आपको सब कुछ समझाएंगे। देखो मान लीजिए ये हमारी एक जमीन है, और इस जमीन में तुम लोग एक छोटा सा गड्ढा करके एक इंस्ट्रूमेंट डाल देते हो, और इन इंस्ट्रूमेंट में मान लो जब भी बारिश होती है, चलिए हम बारिश आज काले कलर की कर देते हैं, और ये बारिश यहाँ तक भर जाती है, एक बीकर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, और यहाँ पर मान लो 50 सेंटीमीटर का स्केल था, तो हमें पता चल जाएगा कि 50 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम वर्षा नापते हैं। ऑब्वियसली विंड वेन से हम हवा की गति को नापेंगे, तो बहुत ही आसान सवाल था, पेपर में पास करवाने वाला। और थर्मोमीटर से हम क्या नापेंगे, तापमान नापेंगे, और बैरोमीटर से हम हवा का जो तापमान होगा, हवा का जो प्रेशर होगा, वो यानी कि एयर प्रेशर नापेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली बार से इसको आगे पीछे नहीं करेंगे, एक साथ ही लेके आने की कोशिश करेंगे, बड़ी बेकार चीज हुई अभी, है ना। अगर एक दूसरे के एक भी सामने सामने होता ना तो भी बढ़िया रहता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से करो, जो कि तुम्हें पहले ही दिख गया था, इसको बड़ी तत्परता हो रही थी, अरे मेरे को भी जाना है, मेरे को जाना है ना, होता है ना बहुत लोग, मुझे पहले जाना, मुझे पहले जाना। अब बताओ इसको, अब फिर से इसने शिक्षिका का एग्जांपल ले लिया, बड़ी गलत बात है। भूगोल की एक शिक्षिका, यानी कि तुम्हारी ही बात हो रही है, अपनी प्रारंभिक स्तर की कक्षा में कयांत्रित शैलों से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करनी चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें प्रयोग में लेना चाहिए, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में वो बताना चाहती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ताजमहल होगा कि रेड फोर्ट होगा, दोनों ही हैं कि दोनों ही गलत है,
नहीं, दोनों तो मैम हमें पता है कि सेडिमेंट्री भी नहीं है, मेटामॉर्फिक भी नहीं है, और कुछ भी इग्नीशियस है, ये तो सब कुछ है ना। अब बताओ आंसर। देखो ताजमहल यहाँ पर हमें देखना है, ताजमहल जो किससे बना है, ताजमहल यहाँ पर किससे बना है, व्हाइट मार्बल से बना है। और मार्बल इज इक्वल टू एम, समझाया मैंने, मार्बल इज इक्वल टू एम, यानी कि व्हाइट मार्बल मेटामॉर्फिक ही है। जो हमारा रेड फोर्ट है वो बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से, और सैंडस्टोन एग्जाम्पल नहीं है मेटामॉर्फिक का मैम, रैदर इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री। ये सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है, जो कि हमने जो पहली क्लास थी उसमें आपको कराए थे सेडिमेंट्री के एग्जाम्पल। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट नहीं होगा, ताजमहल करेक्ट होगा, तो ये हमारा करेक्ट होगा। मेटामॉर्फिक व्हाइट मार्बल मेटामॉर्फिक ही होता है, ओनली ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है मार्बल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया, चलो करो। हार्ड थोड़े लग रहे होंगे क्वेश्चन, हार्ड लग रहे हैं, संगमरमर। चलो बताओ, which of the following statement about stratosphere is correct? संताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा से, एक या दो से, है ना। एक गाना याद है, गाना याद आ रहा है, सुनो ना संगमरमर, बहुत बेसुरत है ना। चलो बताओ जल्दी से। ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है इसमें ज्यादा बादल नहीं होता है, इसमें कोई फिनोमेना वेदर का नहीं होता, मस्त एकदम साफ सुथरा होता है ये, है ना। तो अब बताओ, ओजोन लेयर इसमें मिलती है, मीटियोराइट्स जो होता है यानी कि उल्का पिंड इसमें जल के खाक हो जाता है। बताओ जल्दी से, बी होगा, ए होगा, ओनली ए होगा। इतना तो सभी बच्चों को पता है कि बी तो जरूर होगा। सबसे बेहतरीन आने वाला सवाल है, बहुत ही मोस्ट दुनिया का रिपीटेड सवाल है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर बची जो सूर्य की हार्मफुल किरणों से हमें बचाती है, तो बी तो करेक्ट होगा। तो जहां पर भी बी है बी, जहां पर भी बी है बी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ऑप्शन कितने बचते हैं, ए और सी। अब बताओ ए और सी। अब ये जो मीटियोर्स बर्न होते हैं ना, ये क्या होता है कि मान लीजिए अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस पर कोई उल्का पिंड आना चाहता है, और अगर मान लीजिए टकरा गया तो बहुत भयंकर टक्कर होगी और वहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर अटैक हो सकता है, वो चट्टान उल्का पिंड उनके ऊपर गिर सकता है, यू नेवर नो कि वो जल के फट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो होता यह है कि जो मेसोस्फेयर है ना हमारी, मेसोस्फेयर में ही यहाँ पर जो है वो जल के राख हो जाता है। मेसोस्फेयर में ही जो होता है, जो उल्का पिंड होता है, वो जो हमारी लेयर होती है मेसोस्फेयर, उसी में ही जल के राख हो जाता है। तो याद रखना कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होता है, ये कहाँ जलता है, ये मेसोस्फेयर में चलता है, मेसोस्फेयर में जल के राख हो जाता है। बाकी दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बोला है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, वो बिल्कुल 100 के 100% करेक्ट है। ठीक है, ओके। चलिए पूजा बेटा, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सुंदर है, करो। करो भाई सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आज पूरा स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट भरती है ना मनीषा, बहुत बढ़िया। हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ज्यादातर जो फ्लाइंग वो होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं एरोप्लेन्स वगैरह, वो ज्यादा उड़ते हैं। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन और रह गए, उनको करने के बाद हम तुमसे बातें करेंगे। चलो जल्दी से करो फटाफट से। करिए भाई सवाल को। वेरी गुड सुष्मिता, वेरी नाइस बेटा। पूनम बहुत बढ़िया। अंशु, सुमोना, सुष्मिता, सावी, पूजा, मुस्कान, पल्लवी, कशिश, ललित, बहुत बढ़िया। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अक्कड़ पकड़ बम्बे। वो हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो, एक सुखद मनोरम भूदय से एक संसाधन नहीं है, ऑब्वियसली ये गलत बात है, गलत बात है ये। एक ऐसा रिसोर्स, एक जो प्लेजेंट ब्यूटीफुल लैंडस्केप होगा, वो रिसोर्स है। वहां पर लोग घूमने जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, और वहां पर अगर पैसा खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक वैल्यू होगी। लोग जाते हैं ना कश्मीर घूमने, लोग जाते हैं ना शिमला मनाली घूमने, लोग जाते हैं ना राजस्थान घूमने, हवा महल देखने, जयपुर घूमने। तो जो भी ब्यूटीफुल सी सीनरी होती है, सीनिक ब्यूटी होती है, उसको हम देखने जाते हैं। नैनीताल हो गया, डल झील हो गई, ये सब देखने लायक सीन होता है। तो डेफिनेटली मैम वो एक क्या है, रिसोर्स है। लेकिन ये तो कह रहा है कि नहीं है, पर हम तो कह रहे हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रिसोर्स मस्ट ऑलवेज हैव एन इकोनॉमिकल वैल्यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई भी संसाधन का हमेशा कोई आर्थिक मूल्य हो, ये जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए ये पेन है, इस पेन का आर्थिक मूल्य मैंने नहीं दिया है,
लेकिन मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी रिसोर्स है ना। ये जो चश्मा है इसका मैंने जो है मान लीजिए मैंने किसी और से लिया था, तो इसके लिए मान लीजिए मैंने पैसा नहीं खर्च किया, लेकिन ये मेरे को देखने में तो मदद कर रहा है। तो ऐसे ही रिसोर्स, अब मान लो कि बच्चे हैं भाई छोटे, अब इकोनॉमिक वैल्यू क्या है उनकी, उनको बाजार में क्या बेच के थोड़ी आना हमें कि अरे उनको बेच के पैसा खरीद लेंगे, नहीं, है ना। लेकिन उनको पढ़ा के इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करने के लिए अभी नहीं है ना, तो वो एक संसाधन तो है लेकिन जरूरी नहीं। तो दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही, दोनों गलत है। ठीक है, प्रणाम बेटा प्रणाम। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, फटाफट से करो। चलो वही है, एबीसीडी दोनों सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, जल्दी से करते हैं। बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैम आंखें दर्द होने लगी, बस इसी देर में, अभी तो जिंदगी में बहुत आगे जाना है। चलो जल्दी से बताओ, सोलर एनर्जी इज कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, बिल्कुल सही बात है, एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन के रूप में देखा जाता है। अगर हम उसका बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और प्रदूषण करेंगे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोलर एनर्जी के बारे में बात हो रही है। अच्छा, कितने बच्चों को यहाँ पर क्या लग रहा है कि सिर्फ दोनों एकदम करेक्ट है? मैम ए तो सही है, ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आप बहुत ज्यादा उसका ओवर यूज करोगे और उसके वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन करोगे तो क्या वो रिन्यूएबल रिसोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं? ऑब्वियसली डालेगा, ऑब्वियसली डालेगा। कुछ भी चीज ये थोड़ी, मान लो कि भैया आज नमक सस्ता मिल रहा था और 10-15 पैकेट चटका के ले आए मार्केट से, और बस चारों तरफ अब नमक ही नमक है ना। डिनर में भी नमक खा रहे हैं, है ना, और ब्रेकफास्ट में भी नमक खा रहे हैं, बस नमक नमक दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है क्या? फ्री की चीज भैया, पेट तो तुम्हारा ही है, खराब थोड़ी करोगे। अब बताओ आंसर क्या होगा, है ना। ऑप्शन जो बताओ कौन सा होगा। दोनों करेक्ट नहीं हो सकते, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, दोनों सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन का कोई लेना देना नहीं है। बताओ कौन सा होगा। ए ट्रू है, बी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है, दोनों फॉल्स हो नहीं सकते। बताओ कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। हरप्रीत वेरी गुड, आरती बेटा वेरी गुड। आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। ए ट्रू है लेकिन मैम बी फॉल्स है। किसी भी चीज को हम व्यर्थ में, ये थोड़ी कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा था तो उड़ाते ही चले गए, बिल्कुल एकदम खाक कर दिया पैसे का, है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है छोटू सा, वो और कर लेते हैं बस, फिर ये यहाँ पर, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, फिर हम लोग यहाँ पर आपसे थोड़ी बातें कर लेंगे। ठीक है, चलो बताओ। हॉटेस्ट प्लैनेट पूछा है, बिल्कुल सही है, मर्क्यूरी नहीं होगा, भले ही वो सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन मर्क्यूरी नहीं होगा। इट विल बी नन अदर देन वीनस। वीनस हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैम वीनस दूसरे नंबर पर आता है, सबसे पहले मर्क्यूरी आता है फिर वीनस आता है। तो यहाँ पर हमारा सन है और सन की किरणें मार्स, वीनस और अर्थ, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि किस प्रकार से यहाँ पर वीनस ही क्यों हॉटेस्ट है, क्योंकि मैम ये CO2 को ट्रैप कर लेता है। इसके अंदर जो हमारी गर्म रखने वाली जो हवाएं हैं, CO2 को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी होती है, और जहां पर CO2 ज्यादा होगी वहां पर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और तुम ये सोचो कि हमारे को 0.03 से, ठीक है, 0.03 से 0.04 आने में इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है कि सर्दियां ही आनी बंद हो गई हैं। तो इमेजिन कर सकते हो कि जब 1% होगी तो दुर्लभ हो जाएगा जीना, है ना। तो वीनस हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्लास का पूरा सेशन प्रीवियस ईयर के एनालिसिस एंड हो जाता है ना। यस, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड डूइंग द क्वेश्चन अगेन, कि आपको सारी चीजें यहाँ पर आसानी से याद रहे। ठीक है, ओके। कोशिश तो यही कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसकी थ्योरी भी साथ में बता ही दे। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आज उदय सर की क्लास शेड्यूल है तो आप रेगुलरली होंगी, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान होती रहती हैं। अब आपको जैसे कि मैंने कल बोला था, आज भी मिलिए, कल भी रेगुलर क्लास 11 AM मिलेगी। ठीक है, चलिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को बताया ही है मैंने यहाँ पर कि अगर आपको कोई भी ऐसी बहुत सारी गाइडेंस चाहिए होती है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप यहाँ पर जो है, अरे भैया इतनी मेहनत से तुम्हें लेके आए थे, तुम प्रकट ही नहीं हुए। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी बातचीत अगर है, तो आप यहाँ पर आप आराम से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर 99% जो है मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो मैसेज ऐसे ही पड़ा रहे। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है, 1 आध घंटे का, लेकिन डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ठीक है, चलिए, ओके।
हाँ, चैप्टर वाइज आई एम प्लानिंग, क्योंकि मुझे ऐसा अभी तक जो है फील हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे, जब हम मैराथन वगैरह करेंगे ना, तो वो मैराथन हम चैप्टर वाइज कर लेंगे। जैसे कि मैंने देखा कि आपको सिविक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहा है, मैंने देखा कि ज्योग्राफी से कुछ टॉपिक्स जैसे कि मिट्टी हो गया, लेयर्स हो गया, रॉक्स हो गया, इनसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो हम इनकी थ्योरी भी आपको करा देंगे, आप दिक्कत परेशानी मत लीजिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में ठीक 11 बजे। कल मुलाकात करेंगे और कल हम हिस्ट्री के सवाल करने वाले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव। आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।